अब बात कर लेते हैं करिकुलम और सिलेबस की। देखो भाई, दोनों में अंतर होता है। करिकुलम होता है सिलेबस प्लस में एवरीथिंग एल्स, आप जो कुछ भी पढ़ते हो, है ना। सबसे पहले आपका क्या डिसाइड होता है, करिकुलम डिसाइड होता है। करिकुलम में पता है क्या क्या आ जाता है, कि हम मान लो बच्चों को करा रहे हैं बीएससी ऑनर्स, ठीक है, बीएससी ऑनर्स करा रहे हैं, तो करिकुलम में क्या क्या आ जाएगा। करिकुलम में बीएससी ऑनर्स के बच्चों को फील्ड वर्क पे कहाँ लेके जाना है, इनको प्रोजेक्ट क्या क्या देने हैं, इनको असाइनमेंट क्या क्या देना है ना, इनको डिजर्टेशन वर्क देना है क्या, इनकी फील्ड विजिट होंगी क्या, फील्ड विजिट वगैरह, है ना, इनको टूर पे कहाँ लेके जाएंगे, वो सब हो गया। इनके अलावा इन बच्चों के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज क्या क्या होती रहेंगी साल भर। इनके अलावा इन बच्चों के लिए क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे, क्या हमारे वर्कशॉप्स होंगे, क्या हम इनके लिए सेमिनार कराएंगे, क्या हम इनके लिए कॉन्फ्रेंस कराएंगे, और हम बच्चों के जो है आर्ट्स को इनहेंस करने के लिए क्या करेंगे, इनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या होंगी। सब कुछ डिसाइड होता है किसमें भैया, करिकुलम के अंदर। और साथ में और क्या डिसाइड होता है कि सिलेबस, कौन कौन सी यूनिट पढ़ाओगे, उन यूनिट्स के अंदर क्या क्या होगा, ठीक है, दैट इज सिलेबस। तो सिलेबस सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है किसका, करिकुलम का। सिलेबस क्या होता है, सिलेबस मींस कि आप कौन कौन सी यूनिट्स पढ़ाने वाले हो और उन यूनिट्स के अंदर भी क्या सब कंटेंट रहेगा, ठीक है, और कौन कौन सी आपकी बुक्स रहेंगी रेफरेंस के लिए। तो दैट इज ऑल इज सिलेबस अबाउट, ठीक है। तो सिलेबस सिर्फ जो है डिसिप्लिन स्पेसिफिक जो मटेरियल है, कंटेंट है, वो सब क्या होता है सिलेबस। और ओवरऑल जो चीज होती है आपके पढ़ाने के दृष्टिकोण से, उसे क्या कहते हैं, करिकुलम कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये बात आप सब लोग जरूर याद रखिए। एक बात जो क्वेश्चन जो दिमाग में आता है नेट एग्जाम में, वो क्या आता है कि एनसीईआरटी ने पहली बार जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया, कब बनाया, 1975 में, ठीक है। तो 1968 में एक कमेटी बनी थी, उसने रिकमेंड किया, तब जाकर के 1975 में जो है उसको एक्सेप्ट किया, किसने, एनसीईआरटी ने, ठीक है। और 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदलाव किया गया एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में लाने के लिए। कंकरेंट लिस्ट कौन सी होती है, कुछ सब्जेक्ट होते हैं, कुछ मामले होते हैं किसके, केंद्र सरकार के, कुछ मामले होते हैं किसके, राज्य सरकार के, और कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें दोनों सरकारों का बराबर रोल होता है, उसे क्या कहते हैं, कनकरेंट लिस्ट, ठीक है, बात समझ में आई। तो संयुक्त जिस पर अधिकार हो राज्य का भी और केंद्र का भी, उन्हें क्या कहते हैं, कंकरेंट लिस्ट। तो शिक्षा हमारी कंकरेंट लिस्ट में कब गई, शिक्षा का जो विषय है कंकरेंट लिस्ट में कब गया, 1976 में पहली बार इसे क्या किया गया, चेंज किया गया। और पहली बार पूरे देश में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कब बनी, 1986 में, जिसको अभी दोबारा से चेंज किया गया है, कब, एनईपी 2020 के माध्यम से। तो 86 के बाद पहला जो अमेंडमेंट है वो कब हुआ है एजुकेशन पॉलिसी में, 2020 के अंदर। तो बात सबको समझ में आई कि नहीं। और ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था ये 1975 में बना, 75 के बाद इसको बार बार में रिवाइज भी करते रहे। 75 के बाद 1988 में रिवाइज हुआ, 1988 के बाद 2000 में रिवाइज हुआ, उसके बाद 2005 में हुआ। तो चारों डेट आपको याद रखनी है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कब 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 बना और कब रिवाइज हुआ। तो 1975 में बना, 75 के बाद 88 में रिवाइज हुआ, उसके बाद 2000 में रिवाइज हुआ, उसके बाद जो है 2005 में रिवाइज हुआ, ठीक है। तो ये बात याद रखने की है, आप सब लोगों को याद रखना, ओके। चलिए, अब करिकुलम फ्रेमवर्क भी देख लीजिए। करिकुलम फ्रेमवर्क आप सब लोगों को आना चाहिए। आप जब करिकुलम बनाते हो तो वो किस तरीके से बनता है, उसमें क्या क्या चीजें लगती हैं। सबसे पहले आपको एजुकेशन का एम पता होना चाहिए कि आपकी जो शिक्षा है वो क्यों हो रही है। अब सिलेबस देखो सिर्फ सब्जेक्ट बेस्ड हो गया। सिलेबस में तो क्या है कि मान लो आपको बीएससी ऑनर्स कर रहे हो किसमें, मान लो आप बीएससी ऑनर्स कर रहे हो लाइफ साइंसेज में, कि किस में होती है, जूलॉजी में हो रही है, मान लो जूलॉजी में हो रही है। तो जूलॉजी में भी आप 10 तरीके के सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो एक सब्जेक्ट का क्या है उसे कहते हैं सिलेबस, ठीक है। लेकिन ओवरऑल सभी सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो दैट विल बिकम आवर करिकुलम, ठीक है। तो करिकुलम में क्या होना चाहिए, सबसे पहले शिक्षा का उद्देश्य, आप जो पढ़ाना चाह रहे हो बच्चों उसका उद्देश्य क्या है। उसके बाद में क्या होता है,
स्टेज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, आप बच्चों को पढ़ाओगे तो कुछ लेवल्स होंगे ना, है ना, इन लेवल्स में। उसके बाद क्या होता है, शुरू में तो पूरी सबके ऑब्जेक्टिव, सबकी मेन्स एम्स, ठीक है, एम्स। उसके बाद में हर एक के लेवल्स पे ऑब्जेक्टिव्स, कि इस लेवल पे हमारे ये ऑब्जेक्टिव रहेंगे, फर्स्ट ईयर के ये हैं, सेकंड ईयर के ये हैं, हर सेमेस्टर के आपके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं स्टेज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद में क्या आएगा, प्रिंसिपल्स एंड कंटेंट सिलेक्शन। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि कंटेंट सेलेक्ट करने के लिए कौन से सिद्धांत आप अपनाएंगे, आपके माइंड में क्या होना चाहिए, बच्चों को आप क्या क्या स्किल देना चाहते हो, है ना। तो आप चाहते हो कि बच्चों को जो है इसके बाद ये लर्निंग आ जाए, ये आ जाए, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से क्या करते हो, कुछ प्रिंसिपल्स को तय करते हो और उसके हिसाब से ही कंटेंट का क्या करते हो, सिलेक्शन। जैसे पतंजलि है, पतंजलि में आप चाहे कोई भी कोर्स कर लीजिए, चाहे आप बीए इन योगा कर लो, चाहे आप बीए इन संस्कृत कर लो, चाहे आप बीए इन व्याकरण कर लो, चाहे आप बीए इन टूरिज्म कर लो, लेकिन योग सबको करना पड़ेगा। तो ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल है। तो आप करिकुलम बनाने से पहले उसमें क्या भी रखते हो, प्रिंसिपल्स को भी रखते हो कि क्या करें। फिर आता है क्राइटेरिया ऑफ गुड मेथड। गुड मेथड्स का मतलब है कौन कौन से वो ऐसे तरीके हैं जिनको अपना करके आप अपने करिकुलम को या ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके लिए आपको क्राइटेरिया फॉर गुड मटेरियल, आपको देखना पड़ेगा ये गुड मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, सोर्सेस पता करने पड़ेंगे कि अच्छा मटेरियल कहाँ से मिलेगा। जैसे आप देखते हो कि दूसरी यूनिवर्सिटीज का सिलेबस है ना, उनसे कंपेयर करते हो, तो वहां से चीजों को लेकर के आते हो, तो उसे क्या कहते हैं, क्राइटेरिया फॉर गुड मटेरियल, कहाँ कहाँ से आएगा मामला। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ इवेल्युएशन, बच्चों की परफॉर्मेंस को कैसे तय करोगे, सब कुछ हो गया, तो बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए आपके क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इवेल्युएशन, ठीक है। तो ये कहाँ रहेगा, आपके करिकुलम के कोर में रहेगा, यानी कि करिकुलम का बेस बनेगा ये, ठीक है। अब तीन चीजें होती है, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, करिकुलम का कोर और करिकुलम के डिटेल्स। तो कोर में क्या होता है वो बता दिया मैंने, प्रिंसिपल्स एंड एम्स किस में आएंगे, कोर में आएंगे, ठीक है। डिटेल्स में क्या आएगा, डिटेल्स में उसका सिलेबस आ जाएगा, है कि नहीं, सिलेबस आ जाएगा, क्लासरूम प्रैक्टिसेस आ जाएंगी, टेक्स्ट बुक आ जाएंगी, रेफरेंस बुक्स आ जाएंगी, इवेल्युएशन की स्कीम आ जाएगी, ये सब किस में रहेगा, करिकुलम के डिटेल्स में, ठीक है। कोर मैंने आपको बता दिया, डिटेल्स आप लोग समझ सकते हैं, इसके अंदर जाने वाली बात। अब इससे पहले की बात पे आ जाते हैं फाउंडेशन पर। फाउंडेशन पर क्या आता है, जो आपकी संस्था है ना, जो आपकी करिकुलम को डिजाइन करने वाली है, उसकी आइडियोलॉजी कहाँ पर चलती है, किस तरीके से चलती है, दैट इज फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, है ना। हर संस्था अपनी जो करिकुलम है वो अपनी फाउंडेशंस के हिसाब से बनाती है। तो इन फाउंडेशंस में क्या आ जाएगा कि आप सोसाइटी के बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में आपकी क्या एजम्पशन है। एपिस्टेमियोलॉजिकल एजम्पशन का मतलब है कि एपिस्टेमोलॉजी पता है क्या होती है, स्टडी ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान की कौन सी धारा आप फॉलो करते हो, जैसे मैं एक दिन बता रहा था कि जो जैन यूनिवर्सिटी है, कौन सी है वो, जेजेटीयू है ना, जेजेटीयू का क्या है, जबरमल टिबरे वाला कुछ ऐसा, नहीं वो कोई जैन यूनिवर्सिटी भी है राजस्थान में, है ना, ये सेम है क्या, जैन विश्व भारती, याद आ गया। तो एक जैन यूनिवर्सिटी है विश्व जैन विश्व भारती भारती, लाडनू। जी लाडनू, ठीक है। तो ये जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है, इसके अंदर आप लोगों को मैंने बताया था कि यदि आप जैनिज्म पर रिसर्च करना चाहते हो तो ये आपको स्टाइपेंड भी देंगे, आपको पैसा भी देंगे कि आप इसमें पीएचडी कर लो, दे विल गिव यू मनी, राइट। यानी कि यूजीसी की फेलोशिप अगर आपके पास नहीं भी है, केवल नेट है, तो यहां पर आपको फेलोशिप भी मिल जाएगी अगर आप अपना सब्जेक्ट क्या रखते हो, जैनिज्म। तो दैट इज व्हाई व्हाई इट इज देयर, बिकॉज ऑफ देयर फाउंडेशन ऑफ द करिकुलम, वो मानते हैं, उसकी उनकी एपिस्टेमोलॉजिकल एजम्पशन यही है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, एजम्पशंस अबाउट लर्निंग, लर्निंग कैसे होती है, ये उनकी क्या एजम्पशन है ना, इस प्रकार से, और बच्चा कैसे समझता है और कंटेक्स्ट क्या रहता है, ये सब आता है। तो बस ये एक ओवरऑल समझने के लिए था, आपको एग्जाम में एज सच आएगा नहीं, आएगा तो जो कोर है ना, कोर के स्टेप्स आ जाएंगे, तो स्टेप्स आप अपने हिसाब से अरेंज कर ही लोगे, है ना, दिमाग लगाओगे तो, मीनिंग समझोगे तो कर लोगे, है ना, ठीक है।
अब सिलेबस और करिकुलम में क्या डिफरेंस है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। करिकुलम सिर्फ आपको क्या करता है, गाइडलाइन देता है ना, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है सिलेबस को भी डेवलप करने में, यानी कि सिलेबस कैसा होगा कौन निर्धारित करता है, करिकुलम। ठीक है, यहां से आप करिकुलम और सिलेबस का अंतर समझ गए होंगे।